Assalamualaikum. Okay, now we are starting surgery. That too from Bailey and Love, right? अच्छा, we all know कि सर्जरी को आपके दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है ना, S1 एंड S2. S1 में अगर मेजर बात की जाए तो आपके पास क्या है, एक बेसिक प्रिंसिपल वाला टॉपिक और डायग्नोस्टिक इमेजिंग आ सकती है, ठीक है, पेरी ऑपरेटिव प्री एंड पेरी ऑपरेटिव केयर्स है, ट्रॉमा है, और S1 में एक और आपके पास टॉपिक है वेस्कुलर डिजीजेस का. NS2 की बात की जाए तो इसमें आपके पास सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, जैसे आपका स्टमक है, इसोफेगस है, और जितने भी आपके बॉडी ऑर्गन्स हैं सब, ठीक है. अच्छा, S1 का जो हमारा मेन मतलब जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी, ठीक है. अच्छा, इसमें आपको जो स्टार्ट में जो बताया वो आपको होमियोस्टेसिस के बारे में बताया. वी नो कि होमियोस्टेसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है. इसमें स्टार्ट में इन्होंने जो क्लॉडे बर्नैर्ड है, इन्होंने भी यही कहा कि बॉडी सिस्टम एक्ट टू मेंटेन इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, ठीक है. वॉल्टर केनन ने भी यही बताया कि बॉडी अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करती है, बेसिकली होमियोस्टेसिस मेंटेन करती है. और ये होमियोस्टेसिस क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है. इसमें आपके डिफरेंट ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ब्रेन, नर्व्स, हार्ट, लंग, किडनी एंड स्प्लीन, राइट. एंड देन आपका जॉन हंटर ने भी यही बताया कि बॉडी क्या करती है कि अगर उसको कोई ट्रॉमा हो गया, कोई चोट लग गई, जैसे आपके पास कोई कट लग जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बॉडी हैज द पावर टू हील इटसेल्फ, राइट. अच्छा, अब ये तो छोटे छोटे ट्रॉमा की बात है ना, कि लाइक जिससे आपको कोई कट लग गया या कोई इंजरी छोटी सी हो गई, ठीक है. लेकिन जो अब आजकल जिस तरह जो इंजरी की बात की जाए नाउ डेज, उसमें क्या होता है कि आपको जैसे आरटी हो जाता है, ठीक है ना. तो आरटी में क्या, अगर आपकी स्प्लीन चली गई या कोई भी ऑर्गन आपका चला गया, तो लाइक बॉडी इज नॉट केपेबल कि वो आपको होमियोस्टेसिस मेंटेन करे, क्योंकि आपके होमियोस्टेसिस मेंटेन करने वाले ऑर्गन ही डैमेज हो गए. अब इन डैमेज ऑर्गन को ठीक करने के लिए हमें मेडिकल इंटरवेंशन करनी पड़ती है, ठीक है, जिसमें आप क्या करते हैं, आप इमरजेंसी सर्जरीज करते हैं, आप इलेक्टिव सर्जरीज करते हैं, ठीक है, ताकि आप उस वाइटल ऑर्गन्स को पहले आप उन वाइटल ऑर्गन्स को ट्रीट कर दें, उनको बचा सके, ठीक है. देन बॉडी इस कंडीशन में आ जाती है कि वो अपना होमियोस्टेसिस खुद मेंटेन कर सके, राइट. अब आपकी इंजरी को डिवाइड किया हुआ है दो तरीके से, एक अगर माइनर कोई ट्रॉमा हो जाए और दूसरा क्या है, अगर कोई मेजर ट्रॉमा हो जाए. माइनर अगर ट्रॉमा होगा, जैसे आप गिर गए, आपके हाथ पे चोट लग गई, तो उसमें क्या होगा, आपको सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा, और सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट करके क्या कराएगा, आपका टेम्परेचर बढ़ा देगा, हार्ट रेट बढ़ा देगा, रिस्पायरेटरी रेट और एनर्जी एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और पेरिफेरल वाइट सेल जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है. अच्छा, अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको कोई मेजर ट्रॉमा होता है, मेजर ट्रॉमा में क्या होता है, आपके इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है. मेजर ट्रॉमा हुआ आपको, आपके साइटोकाइन्स बहुत ज़्यादा निकले, ठीक है. उन साइटोकाइन्स ने आपके पास एक सिंड्रोम करा दिया, जिसे आप क्या कहते हैं, सर्ज सिंड्रोम, SIRS, ठीक है. इस सर्ज सिंड्रोम में आपके पास क्या होता है, बेसिकली आपके हाइपोथैलेमस पे काम हो रहा है. अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आपका न्यूरोएंडोक्राइन रिस्पॉन्स आता कैसे ना, ठीक है, इस मीडिएटर्स और मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स में, ठीक है. इसमें आपके पास क्या है कि जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स थे आपके, ये जो है, जैसे कि इंटरल्यूकिन 1, 6 और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा. ये साइटोकाइन क्या करेंगे, आपके हाइपोथैलेमस पे एक्ट करेंगे और पायरेक्सिया करवा देंगे, आपके स्केलेटल मसल पे एक्ट करेंगे और क्या करा देंगे, प्रोटीन की लाइसिस करवा देंगे, प्रोटियोलिसिस जिसे हम कहते हैं. ये साइटोकाइंस आपके क्या करेंगे, लिवर पे एक्ट करेंगे, तो वो क्या करवा देंगे, आपका एक्यूट फेज प्रोटीन्स निकलवा देंगे, ठीक है. और यही साइटोकाइंस आपके इंसुलिन की रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से पोस्टमेटिक हाइपरग्लाइसेमिया होता है, ठीक है. एंड देन ये आपके हाइपोथैलेमस के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को भी ऑगमेंट करते हैं, ठीक है. अच्छा, अब इंजरी हुई जिसमें हमने कहा सर्ज सिंड्रोम हो गया, ठीक है. ये सर्ज सिंड्रोम के बाद क्या होता है, आप मतलब ये इसकी या तो एक्यूट रिस्पॉन्स में आपके पास ये आया कि सर्ज सिंड्रोम हुआ, ठीक है. देन क्या होता है कि आपकी बॉडी पे ना हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में चली जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म हमें पता है टूटने बनने का अमल, ठीक है. फिर इसके बाद है मार्क कैटाबॉलिज्म, ये भी हम आगे पढ़ेंगे एब एंड फ्लो मॉडल में, कि आपके पास इनमें क्या क्या रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, ठीक है ना. एंड देन या तो अगर इतना ज्यादा ऑर्गन डिस्फंक्शन हो गया, इतना ज्यादा ट्रॉमा था कि आपकी बॉडी किस में चली गई, मोड सिंड्रोम में, मोड्स में, यानी कि मल्टीपल ऑर्गन डिस्फंक्शन हो गया. अच्छा, एक तो ये कि चोट लगी तो उसके हिसाब से आपका रिस्पॉन्स आएगा. दूसरा ये कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होती है, किसी में थोड़ी सी लगने में बहुत ज्यादा एग्जैगरेटेड रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है. ऑल्सो इम्यूनोलॉजिकली अगर देखा जाए तो आपका इम्यून सिस्टम भी एक्टिवेट होगा ना, जाहिर सी बात है, ठीक है. तो उसमें क्या होगा, उसमें आपकी सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी आएगी, इन्नेट इम्यूनिटी, ठीक है. इन्नेट इम्यूनिटी में आपके पास क्या होगा, मैक्रोफेज निकलेंगे, न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे आपके, और डेंड्राइटिक सेल. इसके बाद क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम क्या करता है, अब जब जिससे आपके प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन्स निकलते हैं ना, ठीक है. अब इसमें क्या होगा कि आपके जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन की बात आपके पास आते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन, ठीक है. वो क्या करेंगे, कंपनसेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स सिंड्रोम करा देंगे, कार्ड सिस्टम. पहले इसको हमने सर्च कहा था, इसको हमने क्या कहा है,
कार्ड्स का है। और कार्ड्स में आपके पास कौन कौन से इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस निकलते हैं? इंटरल्यूकिन 1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट एंड सॉल्युबल रिसेप्टर जैसे कि आपका TNF SR। अच्छा, इस कार्ड्स की वजह से क्या होता है कि फिर आपकी जो इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगी ना, ठीक है। ये एंटी इंफ्लेमेटरी साइटोकाइंस आ गए तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदा इसमें दोबारा कोई इन्फेक्शन डेवलप कर ले या उसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो ये दोबारा एक्यूट फेज रिस्पॉन्स में जा सकता है। आपका कैटाबोलिज्म जब भी हम आगे पढ़ेंगे वो कंटिन्यू रहता है, जिसमें आपका थर्मोरेगुलेशन इन्वॉल्व होता है और सिम्पैथेटिक एक्टिविटी वगैरह का बढ़ जाना, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास क्या है? मीडिएटर्स ऑफ मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स टू इंजरी, ठीक है। इसमें आपके पास क्या बताया हुआ है कि आपका कैसे आपने हमने बोला था कि आपका इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, तो आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इस न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का भी हमारे पास चार्ट दिया है। अच्छा, अब आपको कहीं भी यहाँ पे इंजरी हो गई, ठीक है ना। इंजरी की वजह से क्या हुआ? आपको पेन हुआ, ठीक है। पेन की वजह से क्या हुआ? नोज़ोसेप्टिक पाथवे जो था ये आपका सिग्नल्स लेके गया स्पाइनल कॉर्ड के जरिए। सबसे पहले ये जाएगा थैलेमस के पास, ठीक है। थैलेमस से होते हुए ये ऊपर गया हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस से देन ये कहाँ की तरफ जाएगा? पिट्यूटरी की तरफ। हाइपोथैलेमस ने क्या रिलीज किया? CRF, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर बेसिकली। और उसने पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाया? ACTH और ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन बढ़ गया। अब इनकी वजह से क्या हुआ? आप ग्लाइकोलिसिस करवाते हैं ग्रोथ हार्मोन इन दिनों। एंड देन ये ACTH आपके पास क्या करेगा? एड्रिनल पैक करके आपके कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन निकलवाएगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा? आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस बढ़ रही है, जैसे हमने कहा था कि लिवर पैक करते हैं, ठीक है। फिर जब वो स्केलेटल मसल पैक करते हैं तो हमने कहा था प्रोटीन की डिग्रेडेशन होती है, ठीक है। ऑल्सो यही अगर आपके पास सिंपैथेटिक सिस्टम की बात की जाए इसमें, ठीक है, तो सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स भी आता है इनका, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि आपके पेनक्रियास से ग्लूकागॉन निकलता है। ये ग्लूकागॉन क्या करेगा? आपकी एक्यूट फेज प्रोटीन सिंथेसिस जो थी ये ग्लूकागॉन करवा रहा था, ठीक है। और पायरेक्सिया हमने बोला फीवर, फीवर किस वजह से होता है? इंटरल्यूकिन 1 की वजह से अक्सर, ठीक है। तो इंटरल्यूकिन 1, 6 एंड 8 एंड TNF जो हमने SIR सिंड्रोम की बात की थी से। ऑल्सो क्या हुआ कि आपका इंसुलिन कम हो गया, ठीक है। उसकी रेजिस्टेंस हो गई तो ग्लूकोज बढ़ जाता है, ठीक है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कम हो गए। टेस्टोस्टेरोन पे भी इफेक्ट आएगा, ठीक है। कि आपके जो मतलब जो एंड्रोजेंस हैं वो भी कम हो जाएंगे और थायराइड के लेवल्स भी कम हो जाएंगे, ठीक है। ये पूरा क्या करता है? आपका न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम को इन्वॉल्व करता है पाथवे, ठीक है। इस सर्ज सिंड्रोम में और भी प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस होते हैं, जैसे जैसे NO2 है, आइनोस यानी कि आपका इंड्यूसिबल नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेटेज, देन आपका COX-2 एंड देन एंडोथेलिन 1 जो आपके पास क्या कराते हैं? रीनल हाइपोपर्फ्यूजन करवाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये क्या करवाता है? वेसो कंस्ट्रिक्शन। तो वेसो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगी? आपकी रीनल हाइपोपर्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। अब जो आपके बॉडी की तरफ से रिस्पॉन्स आता है न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर हम फंक्शंस की बात करें या इसके पर्पस की बात कर लें, इन सब चीज़ों का मकसद क्या है कि आपकी बॉडी को क्या मिल जाए? सर्वाइवल के लिए वो सब स्टेट मिल जाए जो उसके सर्वाइवल के लिए पूरे हों, ठीक है। ऑल्सो ये क्या करते हैं? आपका एनाबॉलिज्म पोस्टपोन करते हैं, क्योंकि चीज़ें टूट टूट के जा रही होती हैं, जैसे हमने प्रोटीन की बात की, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में, ठीक है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में। दूसरा आपका होस्ट डिफेंस भी, ताकि आपका होस्ट डिफेंस ऑप्टिमाइज हो सके, ठीक है। इसलिए सारा न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस चलता है। अच्छा, इस न्यूरो एंडोक्राइन प्रोसेस का क्या है कि इसके दो फेजेस आते हैं, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में क्या है? जो भी हमने बात की थी कि वही आपका ACTH निकलेगा, CRS से ACTH के बाद कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन एंड आपके एड्रिनलिन रश होगा, ठीक है, जो सिंपैथेटिक सिस्टम वगैरह में आ जाता है आपके, ठीक है। ये तो आपका वही शॉर्ट टर्म के लिए ना। लेकिन अगर आपके क्रॉनिक फेज की बात की जाए तो इसमें क्या आपके पास क्या होती है कि आपकी हाइपोथैलेमिक सप्रेशन का काम है, हाइपोथैलेमिक सप्रेशन हो जाएगी और आपके जो टारगेट और हॉर्मोन्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, ठीक है। इस फेज से आपके पास क्या आता है? क्रॉनिक वेस्टिंग में चला जाता है बंदा। दैट्स व्हाई कोई भी बीमारी आपके पास क्रॉनिक रही है तो वही आपके सारे चेंजेस चलते रहे कि आपकी प्रोटीन की लाइसिस हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो वो सब कुछ क्या करवा देगा? आपको वेस्टिंग करवा देगा। क्योंकि हमने कहा था ना कि आपका एनाबॉलिज्म इसमें होगा नहीं, एनाबॉलिज्म पोस्टपोन हो जाएगा, तो आपकी बॉडी कंटिन्यूस हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में रहेगी, कंटिन्यूस कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा। देन यहाँ पे यही बताया इंजरी के बारे में कि इंजरी से आपके पास या तो हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है या फिर एट्रोफी, जैसे हमने किलोइड वगैरह की बात की है कि इसमें हाइपरट्रॉफी, ठीक है। या एक्सरसाइज में देखो तो आपके पास वो भी कंटिन्यूस स्ट्रेस होता है, लेकिन दैट फॉर योर हेल्थ के आपको हाइपरट्रॉफी कर देता है अपनी बॉडी को, ठीक है। अच्छा, हाइपरट्रॉफी अगर बात हो जाए, हाइपरट्रॉफी की अगर बात की जैसे एनाबॉलिज्म की जैसे बात की जाए तो उसमें क्या होता है कि ये आपके एम्प्टो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं, ये सब क्या करते हैं? आपकी प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है। लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि आपकी जो है बहुत कम प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोटीन सिंथेसिस होंगी जो आपके उस वक्त एक्यूट फेज में काम कर रही होंगी। बाकी सबकी क्या हो रही होती है? डिग्रेडेशन हो रही होती है। तो ये डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो अगर आपकी बॉडी हाइपरट्रॉफी की तरफ जाती है तो उसमें से क्या होता है? वो आपके जो ये जो आपका FOXO है, ठीक है, आपके पास क्या करता है?
ये आपके प्रोटीन की डिग्रेडेशन ज़्यादा कर देता है, इसलिए इस फेज़ में आप क्या करते हो, इसको इनहिबिट करवाते हो, ठीक है। यही अगर एट्रोफी की बात की जाए तो इसमें आपके पास क्या होता है, आपका जो मायोस्टेटिन है, ठीक है, जो कि आपकी मसल ग्रोथ को इनहिबिट करता है, क्योंकि हमने बात की थी ना अभी कि आपकी स्केलेटल मसल प्रोटीन्स टूट रही होती है, प्रोटियोलिसिस हो रही होती है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये आपके पास क्या करेंगे, प्रोटीन तोड़ेंगे, प्रोटीन टूटने जैसे एट्रोफी हुई, उस एट्रोफी के साथ साथ ऑल्सो क्या हो रहा है, आपका ये जो हमने बोला था, अब ये तो आपका एफ इनहिबिट नहीं हो रहा, ठीक है, ये क्या है, मजीद बढ़ रहा है। इसकी वजह से क्या होगा कि आपकी प्रोटीन की डिग्रेडेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास आता है एब एंड फ्लो मॉडल। एब एंड फ्लो मॉडल क्या है कि ये जो आपका जो मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स आता है एनजी के लिए, वो क्या होता है, दो पार्ट में डिवाइड है, वन इज एब एंड द अदर इज फ्लो। एब एंड फ्लो कैसे काम करता है कि सबसे पहले आपके पास जो इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी के कुछ ही आवर्स में आपको क्या हो गया, आप किस फेज में अभी, अब आप एब फेज में, ठीक है। इसमें क्या है कि ये आपकी 24 to 48 आवर्स के लिए चलता है। इसमें आपके पास क्या होता है, इसमें सब कुछ आपका कम हो रहा होता है, ठीक है। ये मेन रोल प्ले करता है, ये क्या करता है, आपकी हर चीज को कंजर्व करेगा, आपके वॉल्यूम्स को, आपकी एनर्जी को, ठीक है, ताकि वो लेटर ऑन आपकी रिकवरी रिपेयर में काम कर सके, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, आपके पास सी ए एंड देन सी, तीन चीजें आती हैं, कैटेकोलामाइंस जो कि आपके क्या होंगे, एड्रेनलिन्स, ठीक है, देन आपका कॉर्टिसोल एंड देन आपका एल्डोस्टेरोन, जो भी हम आगे पहले पढ़ के आ चुके हैं कैसे काम करती है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें आपके पास क्या है, अभी हमने बहुत सब कुछ कंजर्व करें ना, तो ये क्या करवा दें, ये तीन चीजें निकलेंगी, हमने पूरा रिस्पॉन्स पढ़ लिया इनमें क्या होता है, ठीक है। इसमें आपके पास बॉडी के पास क्या होगा, आपकी बॉडी क्या हो रही होगी, हाइपोवॉल्यूमिक, क्यों, क्योंकि इसने सारा वॉल्यूम को क्या कर लिया, रोक लिया, सब कुछ स्टोर कर लिया, ठीक है। हाइपोथर्मिया में बॉडी चली जाएगी, ठीक है। बॉडी हाइपोथर्मिक होगी, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट जो है वो क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, ठीक है। बॉडी का कार्डिक आउटपुट भी बहुत ज्यादा कम होगा और बहुत कम होने लग जाएगा, बॉडी किसमें चलेगी, इवेंचुअली लैक्टिक एसिडोसिस में। तो इस एफ फेज का मेन काम क्या हुआ कि उसने आपके पास लेटर ऑन आपके रिपेयर के लिए हर चीज को कंजर्व कर लिया, ठीक है। अब क्या है, जैसे सब कुछ कंजर्व कर लिया, अब आपने बंदे को रिससिकेट किया, ठीक है ना। अब आफ्टर द रिससिकेशन, जैसे रिससिकेशन मिली उसको, वो किस में कन्वर्ट हो गया, फ्लो फेज में। और ये फ्लो फेज आपका क्या होता है, हाइपर मेटाबॉलिक, ठीक है, जो वही SIRS के जैसा होता है, ठीक है ना। इसमें भी आपके साइटोकाइंस निकलेंगे और उसमें जो कुछ होता है उसका सब कुछ उल्टा यहाँ पे होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपकी वेजोडाइलेशन होगी, आपकी कैपिलरी लीकेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, आपका टिश्यू में एडिमा होने लग जाएगा, टिश्यू एडिमा होगा। आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ेगा, हमने बोला था कि हम ना हाइपर मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे पहले, तो हमने कहा था हम लेटर ऑन उसको फ्लो फेज में पढ़ेंगे। अभी ये फ्लो फेज में भी हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है, इसके की फीचर्स क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है। आपका कार्डिक आउटपुट उसमें कम हुआ तो इसमें कार्डिक आउटपुट क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड देन आपकी बॉडी उसमें हाइपोथर्मिक थी, इसमें क्या होगी, हाइपरथर्मिक हो जाएगी। अब बॉडी की ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई है, ठीक है ना, ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ गई है, बॉडी की ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा जी, आपका ये जो फ्लो फेज है ना, ये बेसिकली दो चीजों में डिवाइड है। ये क्या करता है, ये क्योंकि एफ फेज को फॉलो करता है, तो एफ फेज में क्या था, सब कुछ स्टोर हो रहा था, तो उसका स्टोर जब टूटेगा तो ये फ्लो फेज का कहलाएगा कैटाबॉलिक स्टेज। एंड जब उसका वही स्टोर सब कुछ टूट के अब जब दोबारा बन रहा है, तो वो चीज क्या कहलाएगी, एनाबोलिक स्टेज, ठीक है। ये कैटाबॉलिक स्टेज कब तक लास्ट करती है, फॉर 3 to 10 days। और उसके बाद आपके पास क्या क्या स्टार्ट होता है, एनाबोलिक, और वो कब तक करता है, फॉर वीक्स। अच्छा, जो आपका कैटाबॉलिक फेज है, अब इसके हम आ जाते हैं, जो हमने बोला था कि हाइपर मेटाबॉलिज्म में क्या होगा। अच्छा, इस कैटाबॉलिक फेज में क्या है, ये वही SIRS वाला है, ठीक है, जो हमने पहले बात की थी। वही आपका इसमें प्रोटियोलिसिस होगी, आपका वेट लॉस होगा, आपकी बॉडी जो है लाइपोलिसिस में चली जाएगी। क्या क्या होगा इसमें, आपकी प्रोटियोलिसिस होगी, लाइपोलिसिस होगी, वेट लॉस होगा आपका, जिसकी वजह से, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रोटीन लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोटीन टूट रही है, तो और प्रोटियोलिसिस हो रही है, ठीक है, स्केलेटन में से प्रोटीन जो आपकी टूट रही है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका यूरिनरी नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी, ठीक है। किसमें जाए, नाइट्रोजन यूरिन में, ठीक है। ऑल्सो सब जब सब कुछ टूट रहे थे तो इसमें क्या होगा कि आपको इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, और क्योंकि आपकी इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो रही थी, तो उसकी वजह से क्या होगा, ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ेगा और आपकी बॉडी में कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। ये अभी हमने बात की थी कि इसके पर्पस क्या थे न्यूरो एंडोक्राइन रिस्पॉन्स के, तो ये तीन पर्पस थे। अच्छा, ये रहा वो आपका जो फ्लो फेज का जो कैटाबॉलिक रिस्पॉन्स है, जिसको हम कहते हैं हाइपर मेटाबॉलिक स्टेट में आएगी बॉडी।
इसमें आपके पास क्या होता है, बॉडी क्या करती है, जिससे हमने बोला था कि ये जो आपके पेरिफेरल टिश्यूज है, इनसे सब कुछ लेके, जैसे आपकी जो अमाइनो एसिड्स हैं, स्पेशली आपके कौन से अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन और एलेनिन ना, ग्लाइसिन एलेनिन वाले, ये क्या करेगा, आपके पेरिफेरल टिश्यू से सारा सामान लेके किसको दे देगा, आपके मेन ऑर्गन्स को, जो आपकी इम्यूनिटी में रोल प्ले करें, जैसे आपका लिवर है जो आपके वो बनाया था, एक्यूट फेज रिस्पॉन्स प्रोटीन बनाया था, इम्यून सिस्टम आपका इन्वॉल्व था, ठीक है। और जो वुंडेड एरिया था, इंजर्ड साइट थी, उसके लिए इस स्टेज में क्या होगा कि आपका जो सारा अच्छा सामान है वो क्या करेगा, पेरिफेरल टिश्यू से लेकर हट के किधर की तरफ चला जाएगा, जिस जगह पे आपकी नीड होगी। अच्छा, इसमें आपके पास क्या है, क्योंकि हमने कहा कि आपकी बॉडी हाइपर मेटाबॉलिक स्टेज में है ना, ठीक है। इसमें आपके पास क्या, जब हाइपर मेटाबॉलिज्म होगा बहुत ज्यादा, तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो कितना बढ़ जाता है आपका एनर्जी एक्सपेंस, 15 to 25%, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा कि आपकी जो क्यों ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो मेटाबॉलिक साइकिल्स हैं वो सब कुछ क्या एनर्जी डिपेंडेंट है, इसलिए इसमें आपके पास क्या होगा, आपके सेंटर, आपका जो वो है, थर्मो रेगुलेशन सेंटर है, थर्मल डिसरेगुलेशन होने लगी ना बेसिकली। अच्छा, ये सब कुछ इतनी एनर्जी क्यों आपकी निकल रही है, क्यों इतनी एनर्जी आपकी वेस्ट हो रही है, कि आपका सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों, क्योंकि आपकी जो बॉडी में जो जो काम हो रहा है, जैसे आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ रही है, आपकी थर्मो डिसरेगुलेशन हो रही है, क्योंकि आपके जो जो साइटोकाइन निकल रहे थे, इंटरल्यूकिन 1 एंड 6, ठीक है। आपका प्रोटीन टर्नओवर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, प्रोटीन टर्नओवर, ठीक है। एंड देन वुंड सर्कुलेशन में एब्नॉर्मेलिटीज आ रही है। वुंड सर्कुलेशन में एब्नॉर्मेलिटीज कैसे आएंगी, कि जो जहाँ पे आपका वुंड हुआ था, ठीक है, जहाँ पे आपकी वेसल्स डैमेज हुई थी, ठीक है, उस वुंड साइड पे क्या हो गया, आपके इस्कीमिया हो गया। इस इस्कीमिया की वजह से क्या हुआ, वहाँ पे क्या बना, लैक्टेट बना, ठीक है। लैक्टिक एसिड सोर्सेज हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो आपका क्या होता है कि कार्डियक आउटपुट भी आपका इंक्रीज कर जाता है हाइपरमेक एरियाज की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो है हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।